बच्चों आज बस इस चैप्टर की एंडिंग ही है। हमारा जो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आज एंड ही होगा। उसके लिए आप जो एंडिंग है उसमें देखो हमने सारा प्लांट्स में इस चैप्टर में पढ़ा ही है, हमने साथ प्लांट्स के बारे में सब डिस्कस किया। अब एंड में ये लोग जहाँ एंड कर रहे हैं वहां थोड़ी एनिमल्स की भी बात करें, ठीक है। उन्होंने लास्ट में ऐसे बोला है कि जिस तरह से हमें प्लांट्स में से अलग अलग प्लांट प्रोड्यूस मतलब अलग अलग प्लांट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वैसे ही हमें एनिमल्स में से भी अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो एनिमल्स में से जब हमको अलग अलग प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं तो कुछ लोग जैसे मिल्क, ठीक है, मिल्क है तो काव है, बफेलो है, गोट है, इवन कैमल, शी कैमल, ठीक है। तो ये सब सोर्स ऑफ मिल्क है, ठीक है। तो मिल्क कहाँ से रहा है? एनिमल से मिल रहा है। फिर कई लोग मीट वगैरह खाते हैं तो उनका सोर्स क्या है? तो उनका सोर्स एनिमल्स हुए। फिर कई लोग फिश, ठीक है, तो सोर्स फिश हुई, ठीक है, वो भी एनिमल है। तो इस तरह से हम एनिमल्स को भी एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज करते हैं, ठीक है। उसमें से अगर आप वेजिटेरियन हो तो मिल्क तो है ही आपकी लिस्ट में, ठीक है, तो मिल्क तो है ही। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो मिल्क के अलावा बाकी सारी चीजें भी लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बस एंड करते टाइम थोड़ा सा एनिमल्स का भी उन्होंने डिस्कस किया है कि भाई हम एनिमल्स भी यूज करते हैं कई बारी फॉर अवर मतलब फूड पर्पस, ठीक है। फूड एज अ मतलब जैसे क्रॉप्स हैं, हमने भाई डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं और हमें मीन्स न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें क्रॉप्स चाहिए होते हैं। फिर हमने क्रॉप्स का पूरा डिस्कस कर डाला। तो वैसे ही एनिमल्स भी हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो एनिमल्स भी तो क्या किया जाता है? तो एनिमल्स को देखो जब हम घर पे रखते हैं, पालते हैं, तो आप पता है पालने के लिए उनकी टेक केयर करनी पड़ती है, उनको साफ सुथरा नहलाओ धुलाओ, ठीक है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। पर जब आप ये सब बड़ी स्केल पे करो, ठीक है, मतलब जब एनिमल्स को ज्यादा बड़ी स्केल पे पालते हो आप, मतलब क्यों पालते हो? आप कमाई के लिए, ठीक है, जब आपको अर्न करना होता है एनिमल से, ठीक है। कुछ लोग पोल्ट्री फार्म्स खोल लेते हैं जहाँ पे हैंड्स को रियर किया जाता है, पाला जाता है मुर्गियों को। तो वो लोग जैसे हैन की रियरिंग करते हैं उसे पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। तो वो क्यों करते हैं वैसा? तो उन्हें कमाई करनी होती है, ठीक है। कई बारी चिकन, ठीक है, वही हुआ चिकन के लिए भी, फिर वो मतलब मीट के लिए भी रेयर करते हैं भाई, चिकन मीट के लिए। कई बारी मतलब ऐसे अलग अलग जानवरों की रेयरिंग की जाती है। जैसे इवन हनीज को भी रेयर किया जाता है, हनी बी को भी रेयर, उन्हें भी पाला जाता है बकायदा। क्यों लोग पालते हैं हनी बीज को? क्योंकि उन्हें बी में से हनी चाहिए होता है। हनी बी मतलब प्रोड्यूस क्या करती है? हनी। तो वो भी एक बिजनेस है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अगर आप अपने शौक के लिए कभी कोई पेट पालते हो तो भी आप उसकी देखभाल, खाना पीना, उसको साफ सुथरा रखना, ये सब की ध्यान रखते हो। तो जब आपको ये सारा पैसे के लिए करना है, मतलब बड़ी स्केल पे करना है, तो उस शब्द को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, क्या नाम है शब्द का? एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ठीक है, नाम कुछ हस्बैंड पर जाता है पर उसका कुछ हस्बैंड से लेना देना नहीं है। सिंपल भाई, जब आप एनिमल को रेयर करते हो, REAR, जब आप रेयर मतलब पालते हो एनिमल को फॉर योर मतलब आप मॉनिटरी बेनिफिट के लिए, ठीक है, पैसे के लिए, आप कमाई करने के लिए एनिमल को पालते हो, तो उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। तो आपके जो टेक्स्ट है उसमें सबसे लास्ट यही बोला गया है आपके टेक्स्ट में। After completing this table, you must be see that like plants, animals also provide us with different kinds of food. भाई जैसे plants अलग अलग खाना देते हैं, animals भी हमें अलग अलग खाना देते हैं। Many people living in the coastal area consume fish as a major part of their diet. कोस्टल एरिया आप देखोगे कि बहुत लोग जो नदी किनारे, समुद्र किनारे या बीचेस के आजू बाजू रहते हैं, वहां उनका जो मेन फूड होता है, मेन पार्ट ऑफ फूड होता है, फिश होता है, ठीक है। मेरी फ्रेंड थी, वो एक बार साउथ गई घूमने, ठीक है, कोस्टल एरिया है साउथ, और वहाँ मोस्टली जो उनका चीफ जो मेन डाइट है वो है फिश, ठीक है। तो वो बोले जहां जाओ मुझे फिश मिले, जहां जाओ मुझे फिश मिले। क्यों उसको ऐसा हुआ होगा? क्योंकि वो भी एक तटीय मतलब कोस्टल एरिया जैसा हो गया, वहां पे ज्यादा फिश, एक मतलब फिश पाई, मतलब फिश ज्यादा। गोवा साइड जाओ, बीची साइड, तो वहाँ फिश एक जैसा मतलब स्टेपल, एक मतलब
पसंदीदा डाइट होता है, तो आप जाओ तो ज्यादा आपको वही मिलेगा, ठीक है। तो फिश है। फिर इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी obtained from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. ठीक है, मतलब आप इसने कहा जैसे आपने प्लांट्स के बारे में इतने सारे स्टेप्स पढ़े, आपने पढ़ा कि भाई प्लांट से न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको अच्छे से भाई जैसे वो ग्रो करें उनके लिए सब कुछ करना चाहिए हमें। तो वैसे ही एनिमल्स भी जब भी आप घर पे भी पाल रहे हो या फार्म्स में भी पाल रहे हो तो आपको उनकी अच्छी देखभाल करनी है और उनको प्रॉपर फूड, केयर, नरिशमेंट सब उनको देना है। तो जब आप ये ऐसे जब बड़ी स्केल पे ये सब करते हो, ठीक है, जब आप ज्यादा एनिमल्स के लिए ऐसा करते हो तो उसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। कॉमन सेंस है, आप ज्यादा एनिमल्स क्यों पालोगे, ठीक है, इतने थोड़ी आप एनिमल लवर हो, ठीक है। आप एक डॉग पाल सकते हो, 2 डॉग, ठीक है, डॉग नहीं पर डॉग तो खैर कौन खाएगा, डॉग नहीं, ठीक है। जैसे आप भाई एनिमल लवर हो, ठीक है, आपने हैन पाली है, ठीक है, बहुत एनिमल लवर हो, हैन पाली है, तो आप थोड़ी फिर बहुत सारी मुर्गियां पाल लोगे, ठीक है। तो जब आप बहुत ज्यादा पाल रहे हो मतलब आप कुछ बेनिफिट देख रहे हो ना अपना, ठीक है। तो बस ये एंड ही है आपके चैप्टर का। और नीचे देखो, नीचे फिर से पहेली है, ठीक है। जो 2 कैरेक्टर्स हैं साइंस के कैरेक्टर्स, एनसीईआरटी ने अपने हर स्टैंडर्ड को दिए हुए हैं। 6th में भी पहेली बूझो देखा होगा, 7th में भी पहेली बूझो, अब 8th में पहेली बूझो, ठीक है। ये 2 कैरेक्टर्स हैं जो तो पूरी देर क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से करते रहते हैं, ठीक है। तो अब पहेली है, पहेली क्या बोल रही है, फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी, ठीक है। क्या बोल रही है पहेली की, जो फिश है, फिश का वो यूज बता रही है, ये ब्लैंक में आ सकता है, ठीक है भाई, 1 मार्क में आ सकता है कि फिश किस सोर्स में रिच है, ठीक है। ये लिख भी लो एज अ क्वेश्चन कि vitamin D is the source. Which nutrient do we get from fish? ठीक है, फिश से कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है, विच न्यूट्रिएंट्स डू वी गेट फ्रॉम फिश, तो वो है विटामिन डी, ठीक है। आंसर क्या है, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी इज वी आर गेटिंग विटामिन डी फ्रॉम कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल। आंसर वी आर गेटिंग विटामिन डी फ्रॉम कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। ये फिश में से ही मिलता है, ठीक है, जो कॉड लिवर ऑयल ये फिश में से ही निकाला जाता है, फिश के अंदर से ही निकाला जाता है। तो उसे हम मतलब जिनकी आंखें बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, नसें वसें दब जाती हैं, तो ये कॉड लिवर ऑयल उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, एज अ मेडिसिन भी आप देख सकते हो उसको। तो वी आर गेटिंग विटामिन डी फ्रॉम कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। कॉड लिवर ऑयल फिश से ही पाया जाता है, फिश से ही कॉड लिवर ऑयल मिलता है और इसलिए वो सोर्स हुआ, फिश का ही सोर्स हुआ ना, फिश से जो वस्तु मिल रही है कॉड लिवर ऑयल, और वो किस चीज में रिच है, विटामिन डी में, ठीक है। अच्छा, एक डेफिनेशन लिख दो, डिफाइन एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, डिफाइन एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, तो आंसर के लिए पेज नंबर 13 पे व्हाट यू हैव लर्नड है ना, व्हाट यू हैव लर्नड में लास्ट वाली 3 लाइनें, व्हाट यू हैव लर्नड में लास्ट वाली 3 लाइनें, पेज 13 पे व्हाट यू हैव लर्नड में लास्ट 3 लाइन्स हैं, लास्ट वाली डेफिनेशन है। मैं डिक्टेट कर रही हूँ, मिला हो तो ठीक, नहीं तो मैं डिक्टेट कर रही हूँ। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर reared, ठीक है। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर reared. दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है।
हमें खाना एनिमल से भी मिलता है, जिसके लिए एनिमल को पाला जाता है, और इसे ही एनिमल हस्बेंड्री। तो मोस्टली जो छोटे छोटे फार्मर्स वगैरह होते हैं, जैसे वो अपना खाना खुद, मतलब जैसे एक आध काव पाल लेते हैं, कोई गोट पाल लेता है कि भाई मुझे दूध मिले, कोई बफेलो पाल लेता है दूध मिले, ठीक है। पर मोस्टली अगर हम ये बड़ी उस पे करते हैं, बड़ी स्केल पे, तो ये तो फिर बिजनेस ही होता है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का बिजनेस होता है। और छोटी स्केल पे करते हो एनिमल हस्बेंड्री, तो फिर कभी आप अपने लिए भी करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं भाई खुद की भैंसें वगैरह पाल लेते हैं, काव पाल लेते हैं, गोट पाल लेते हैं, ठीक है, भाई शुद्ध दूध लेने के लिए। पर मोस्टली ये वाली चीज बिजनेस के लिए की जाती है, ठीक है। पर इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है, फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड। भाई हमें खाना एनिमल से भी मिलता है, और इसी वजह से हमें एनिमल्स को पालना पड़ता है, हम पालते हैं उन्हें, और उसी को ही हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक शॉर्ट में आपको ये पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि था क्या पूरे चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर की स्टार्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर की स्टार्टिंग अपने क्रॉप की डेफिनेशन के साथ की थी कि क्रॉप क्या होता है। जब आप एक तरह का क्रॉप, मतलब एक तरह का प्लांट अगर आप उगाते हो तो उसे हम क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉप अलग अलग तरह के हो सकते हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। फिर क्रॉप हमारे इंडिया में दो तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप दो होते हैं, खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप। जो खरीफ क्रॉप होते हैं वो रेनी सीजन में बोए जाते हैं, और रेनी सीजन इंडिया में जून से सितंबर में होती है। उसके एग्जाम्पल्स हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। उसके बाद राबी क्रॉप्स हैं, वो हमारे इंडिया में विंटर सीजन में मिलते हैं, मतलब उस सीजन में उगाए जाते हैं, ग्रोन इन विंटर सीजन, अक्टूबर से मार्च के दौरान राबी क्रॉप्स। और वो व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड में पाए जाते हैं, ठीक है। और समर के दौरान कुछ सब्जियां और पल्सेस उगाए जाते हैं, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स समर के दौरान उगाए जाते हैं, ठीक है। फिर विंटर सीजन में क्यों पैडी नहीं उगाते हैं, पैडी मतलब चावल की ही बात हो रही है, तो क्यों नहीं उगाते हैं चावल विंटर सीजन में, तो क्योंकि पैडी को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। पैडी मतलब चावल नहीं हुए एग्जैक्टली, पर मतलब हस्क वाला, ठीक है, जब हस्क में होता है तब। तो पैडी क्यों विंटर सीजन में नहीं उगा सकते हैं, तो पैडी को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो इसलिए उसे रेनी सीजन में उगाना पड़ता है, ठीक है। फिर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप बहुत इजी नहीं है, उसके लिए बहुत एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब एक पूरा हमें जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करने के बाद हमें क्रॉप मिलता है। तो एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस है वो 7 स्टेप्स में है। पहला स्टेप था आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, जब सॉइल प्रिपेयर करते हो। सेकेंड स्टेप था सोइंग, जब आप सीड डालते हो। थर्ड स्टेप था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, आप मिट्टी में खाद डालते हो, फर्टिलाइजर्स डालते हो। फोर्थ स्टेप था इरिगेशन, मिट्टी में पानी डालते हो आप धीरे धीरे से। फिर फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ठीक है, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स अगर उग जाते हैं आप उनसे प्रोटेक्ट करते हो। हार्वेस्टिंग मतलब फाइनली काटने का टाइम आता है, उसका भी लंबा प्रोसेस होता है। स्टोरेज, और फाइनली आप उसको स्टोर करते हो, ठीक है। तो ये 7 आपके स्टेप्स थे, आपने डिटेल में, फुल डिटेल में पढ़े थे, ठीक है। और उसके बीच में जो अच्छे क्वेश्चन आए थे, जैसे एक क्वेश्चन आया था डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ठीक है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच का डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो भाई फर्टिलाइजर मैन मेड होता है, मैन्योर नेचुरल होता है। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनता है, मैन्योर फील्ड्स में बनता है। फर्टिलाइजर हमस नहीं देता है मिट्टी को, गीलापन नहीं देता है, जबकि मैन्योर बहुत सारा गीलापन देता है मिट्टी को। फर्टिलाइजर रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जबकि मैन्योर में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते क्योंकि वो हाथ से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे मैन्योर के डिफरेंस बिटवीन थे, ठीक है, फर्टिलाइजर और मैन्योर के। फिर मैन्योर की एडवांटेजेस, क्यों अच्छा है मैन्योर यूज करना, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पकड़ बनाता था क्योंकि ह्यूमस वॉट होता है। सॉइल को पोरस बनाता था, पोरस छेद कर देता था, तो उसकी वजह से जो एयर का आना जाना आसान है मिट्टी में। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ठीक है, उसके मैन्योर डालते हो तो ऑटोमेटिक अर्थवॉर्म वगैरह बढ़ जाते हैं मिट्टी में, जो कि अच्छे होते हैं मिट्टी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ठीक है, ओवरऑल लुक उसकी वजह से सॉइल का अच्छा रहता है।
ठीक है। तो फिर इरिगेशन भी पढ़ा था आपने, ठीक है, इरिगेशन भी आपने पढ़ा था कि उसके भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं। फिर उसमें ड्रिप इरिगेशन एक बहुत अच्छा सिस्टम था, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी देते हैं, जो राजस्थान जैसे शहर हैं वैसे स्टेट्स में अच्छा रहता है, वहाँ पे पानी की वेस्टेज कम होती है। हमारे इंडिया की बात करें, इसके बाद वीड्स पढ़े थे। वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं हमारे एक्चुअल प्लांट्स का, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वीडीसाइड्स यूज किया जाता है। वीडीसाइड्स 2,4-D, ठीक है, उसका एक एग्जांपल। इसके बाद हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट मतलब क्रॉप का काटना, ठीक है, मैच्योरिंग के बाद। और हार्वेस्टिंग जब करते हैं थ्रेशिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है, फिर विनोइंग से साफ किया जाता है। स्टोरेज भी एक बहुत जरूरी काम है, ठीक है, स्टोर करना बहुत अच्छा काम है। और फार्मर्स कैसे कैसे स्टोर करते हैं, जूट बैग्स में, मेटालिक बिन्स में, और सिलोज में, ग्रेनरीज में, ठीक है। और फिर घरों में अगर आप स्टोर कर रहे हो तो नीम के पत्ते डाल दो, और आप मतलब बड़ा स्टोरेज करना है तो गोडाउन वगैरह में, ठीक है, इस तरह से आपको स्टोर करना है। और लास्ट में आज ही हमने एनिमल हस्बेंड्री किया, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आज चैप्टर का भी व्यू दे दिया आपको। ये आपका मतलब चैप्टर का जो है एंड हुआ। हम आज थोड़े से और चैप्टर रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस एनसीईआरटी वगैरह के कर लेंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देख लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ये जो आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक है, साइंस की टेक्स्ट बुक में आपके टोटल 18 चैप्टर्स हैं। ये जो आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक है, टोटल 18 चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, और सारे के सारे अच्छे चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं। आपको पता होगा साइंस 3 भागों में डिवाइड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी जो होती है रिलेटेड टू लाइफ, ठीक है, आप बायोलॉजी में जिन लाइफ वाली चीजों के बारे में पढ़ते हो, भाई प्लांट्स हुए, ऑर्गेनिजम्स हुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए, जिनमें भी लाइफ होती है वो सब बायोलॉजी में आते हैं। केमिस्ट्री में आप केमिकल्स के बारे में, सिंथेसिस के बारे में, मतलब कोई नई चीज बनना, ठीक है, किसी प्रोसेस से कोई नई वस्तु बनाना, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। और फिर फिजिक्स में आप इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो, नेचुरल फिनोमिनन्स रिलेटेड टू जो हमारा, जैसे भाई क्लाइमेट के बारे में पढ़ोगे, वेदर क्यों है, क्लाइमेट क्यों है, फोर्स क्यों लगता है, प्रेशर क्यों होता है, दिन क्यों होती है, रात क्यों होता है, ऐसे सारी चीजें आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। सब भाई जो भी फिनोमिनन नेचर में होते हैं वो क्यों होते हैं, भाई फोर्स क्यों लगता है, प्रेशर क्यों होता है, ठीक है, सारी चीजें रिलेटेड टू फिजिक्स हैं, ठीक है। तो आप अभी थोड़े ग्रो हो गए हो, अभी मतलब 8th में हो, अभी आज इस साल आप 18 के 18 चैप्टर साथ में देख रहे हो। नेक्स्ट ईयर से आप मतलब नेक्स्ट ईयर भी खैर आपकी एक ही बुक होगी, बड़ी मोटी सी बुक होगी, पर नेक्स्ट ईयर पर्टिकुलरली आप बोलोगे भाई फिजिक्स में इतने चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में इतने चैप्टर हैं, बायो में इतने चैप्टर हैं। अभी जैसे अगर स्कूल खुला होता तो टीचर्स आपको क्लियरली बता देते कि बेटा देखो ये फिजिक्स के चैप्टर हैं, ये केमिस्ट्री के हैं, ये बायो के हैं। तो टीचर्स क्या करती हैं, एक फिजिक्स का कराती हैं, एक बायो का कराती हैं, केमिस्ट्री का, क्योंकि तीनों इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है, तीनों ब्रांचेस इंपॉर्टेंट हैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने जो ये क्रॉप मैनेजमेंट वाला किया, प्लांट्स वाला चैप्टर था रिलेटेड टू लाइफ, तो ये क्या हुआ, बायोलॉजी। इसके बाद जो सेकंड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो वाला चैप्टर है, वो भी बायोलॉजी है। तो हमने एक बायो किया, हम दूसरा बायो नहीं करेंगे। चैप्टर 3 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। टीचर्स इसी तरह से स्कूल में चलाती हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो, ठीक है। इस टाइम लॉकडाउन है तो मे भी काफी जो स्कूल्स हैं उथल पुथल हो गए, मतलब उन्होंने कोर्स ऊपर नीचे कर दिया है, पर मोस्टली हर साल ऐसे ही चलाया जाता है और यही चलाने का तरीका है, ठीक है। तो हम भी वैसा ही चलेंगे हर साल की तरह। हम चैप्टर 1 करते थे हर साल बायोलॉजी में, इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो हर तीनों ब्रांच इंपॉर्टेंट है, हम तीनों ब्रांच के चैप्टर्स करेंगे। अच्छा, अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस देख लो। आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पेज नंबर 13 पे, पेज नंबर 13 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ये हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं आपको सब लिखना है। और खबरदार अगर मुझे स्कूल के फोटो भेजे हैं तो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे, अगर मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ तो मैं आपको ट्यूशन के आंसर्स भेजने हैं, ठीक है। मैंने ट्यूशन में आंसर्स लिखाए हैं, वही लिख के भेजने हैं। एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं और आपको लिख के भी भेजनी है, ठीक है।
ऐसे नहीं स्कूल के, मेरे को स्कूल का एक फोटो चिपका दो, मैं पढ़ती हूँ बाकायदा पकड़े जाओगे ऐसा करोगे तो। इंटेलिजेंट बच्चे हैं कुछ ऐसा करने वाले। अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 एनसीईआरटी सिलेक्ट पेज 13 पे, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रैकेट बनी हुई है उसमें से सिलेक्ट करें। पहला, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड ब्लैंक। ठीक है, एक तरह के प्लांट्स जब एक ही जगह पे उगाते हो और बड़े पैमाने पे उगाते हो उसे क्या कहते हैं, पता है, क्रॉप। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्रॉप। बी वाला, बी वाला, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज द ब्लैंक ऑफ सॉइल। ठीक है, जब आप प्लांट उगाते हो, प्लांट उगाने का सबसे पहला स्टेप क्या है, प्लांट उगाने का सबसे पहला स्टेप है आपका प्रिपरेशन। ठीक है, सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, सॉइल को सही करना होता है, आपको खोदते हो, टिल करते हो, ठीक है, वो ऊपर नीचे करते हो। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सेकेंड का आंसर, प्रिपरेशन। सी, डैमेज सीड्स वुड ब्लैंक ऑन टॉप ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सीड्स लो, एक अच्छे वाले सीड्स लो, वो नीचे चले जाएंगे, पानी में डालोगे, और जो खराब सीड्स है, खोखले सीड्स है, वो ऊपर तैरेंगे। तो वही बोल रहा है, डैमेज सीड्स वुड ब्लैंक ऑन टॉप ऑफ वाटर, फ्लोट, तैरेंगे। ठीक है, डूबेंगे नहीं। फिर डी में, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सफिशिएंट सनलाइट एंड ब्लैंक फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। ठीक है, अगर आप क्रॉप्स उगाना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप प्लांट मतलब एक साथ क्रॉप्स उगाना चाह रहे हो, प्लांट्स एक साथ उगाना चाह रहे हो, तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा, सफिशिएंट सनलाइट तो दोगे, ब्लैंक, और क्या दोगे, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वाटर भी देने पड़ेंगे और न्यूट्रिएंट्स। तो दोनों ब्लैंक्स में क्या आएगा, एक में वाटर सॉरी और दूसरे में न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, फिर नीचे इसके बाद आपका पेज नंबर 14 पे पहुंच गए हैं हम। पेज नंबर 14 पे मैच द आइटम्स करो। पेज नंबर 14 पे मैच द आइटम्स, क्वेश्चन 2 एनसीईआरटी डिस्कस करें, अभी हम बाहर नहीं गए हैं। क्वेश्चन 2 है, उसमें एक साइड है खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, ऐसे 4 ऑप्शंस हैं। और बी में है फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, व्हीट, ग्राम, पी, पैडी मेज। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से, तो देखो खरीफ और राबी के तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल्स ही लिखे हुए हैं सामने, ढूंढो उसके कौन से एग्जाम्पल हैं। व्हीट के कौन से एग्जाम्पल्स और खरीफ के कौन से होते हैं, रबी के कौन से होते हैं। तो खरीफ के एग्जाम्पल्स हैं पैडी एंड मेज। ठीक है, तो जो जिसपे 1 लिखा हुआ है रोमन 1 खरीफ क्रॉप्स है, उसको ई से मैच करो। खरीफ क्रॉप का आंसर है ई, पैडी एंड मेज। ठीक है, फिर 2 है राबी क्रॉप्स। ठीक है, राबी क्रॉप्स है, तो राबी क्रॉप्स के सामने आंसर है व्हीट, ग्राम एंड पी। ठीक है, व्हीट, ग्राम एंड पी, वो डी नंबर है आपका। ठीक है, डी नंबर है व्हीट, ग्राम एंड पी। ठीक है, उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स है। ठीक है, 3rd नंबर है आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में आंसर क्या लिखेंगे। अच्छा, केमिकल तो देखो नाम अजीब से होते हैं, उनके केमिकल से होते हैं नाम। ठीक है, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, ये केमिकल। एक तो आपने 2,4-D पढ़ा था, उसके अलावा यूरिया, सुपर फॉस्फेट, ये भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है, मतलब ये इनसे बनते हैं या यूरिया और सुपर फॉस्फेट से बनते हैं। 4th नंबर ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर सिंपल है, ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब नेचुरली बनाया जाने वाला मैन्योर जो खेतों में बनता है। तो आपने पढ़ा था काउ डंग और सारी गंदगी से बनता है। ठीक है, मतलब खेतों में जो भी होता है उस सारी किस किस से बनता है। सी नंबर, इसके साथ 4th के साथ सी मैच करो। एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है, प्लांट के वेस्ट से, काउ के एक्सक्रीटा, काउ के यूरिन, ठीक है, सब वेस्ट चीजों से, जो भी एनिमल और प्लांट की वेस्ट चीजें हैं उनसे ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है आपका ई, पैडी मेज। सेकेंड का आंसर राबी क्रॉप का है डी, व्हीट, ग्राम एंड पी। 3rd केमिकल फर्टिलाइजर से यूरिया और सुपर फॉस्फेट। और 4th वन है ऑर्गेनिक मैन्योर जो कि एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 3 है
गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, ए खरीफ क्रॉप और बी राबी क्रॉप। तो ठीक है, ऊपर ऊपर जो एग्जाम्पल्स है वही लिख दो। ठीक है, खरीफ में आंसर लिख दो पैडी मेज और राबी में वीट ग्राम एंड पी। ठीक है, जो ऊपर यूज हुआ है वही लिख दो, अच्छी बात है। अच्छा, 4th नंबर, राइट, ये जो भी डिस्कस हो रहा है सब आपको लिख के भेजना है। ठीक है, सुस्ती नहीं करेंगे, छोटे बच्चे नहीं हो। अब मैं एक एक चीज बोर्ड पे लिखूंगी, हमारा लेक्चर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आपको सब लिखना है। क्वेश्चन 4, पेज नंबर 14 एनसीईआरटी पे, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हम इन्होंने आपको 4 टॉपिक दिए हैं और सबके ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखना है। ए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल, मिट्टी को जब आप मिट्टी को प्रिपेयर कैसे करते हो, ठीक है, खुदाई करते हो, सब कुछ करते हो, उसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। वो सारा आपको लिखना है। ठीक है, मैंने इसका एक क्वेश्चन भी करवाया था आपको, वो लिख देना है। बी है सोइंग। ठीक है, बीज को जब आप बोते हो, ठीक है, तो वो भी मैंने खासा प्रोसेस लिखाया था। सी, वीडिंग। ठीक है, रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, वीडिंग। और डी है थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग में, और थ्रेशिंग में आपको बता देती हूँ कहाँ मिलेगा आपको। थ्रेशिंग आपको पेज नंबर 10 पे मिलेगा। थ्रेशिंग पेज नंबर 10 पे, बिल्कुल लास्ट की 3rd लास्ट लाइन। ठीक है, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, कॉमा, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेयर. This process is called threshing. This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. ठीक है, तो इस तरह से आप थ्रेशिंग करेंगे। अच्छा, इसके बाद देखें क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। भाई, फर्टिलाइजर्स मैन्योर से डिफरेंट कैसे हैं, इसका मतलब ये आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछ रहा है। सिंपल, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो आपको डिफरेंस बिटवीन ही लिखना है, जो पेज नंबर 7 पे है। पेज नंबर 7 पे जो 4 पॉइंट्स दी हुई हैं, जो हमने पहले भी की थी। अब ऐसे नहीं मैम हमने पहले किया था फिर से लिखे, हाँ लिखोगे। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको लिखनी पड़ेगी। पेज नंबर 7 पे फर्टिलाइजर और मैन्योर सामने सामने दिया है, वो आप लिखोगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। ठीक है, ये भी पूरा शॉर्ट नोट जैसे लिखवाया था। 2 मेथड ऑफ इरिगेशन कौन से लिखोगे जिनसे पानी बचता है, तो फर्स्ट था वो स्प्रिंकलिंग सिस्टम और दूसरा ड्रिप इरिगेशन, वो वाले। ठीक है, न्यू मेथड्स हैं जो पानी बचाते हैं, जूने मेथड्स में तो पानी वेस्ट ही होता है। ठीक है, तो ये 2 मेथड्स ही लिखना। ठीक है, कौन से मेथड, वो भी फिर उनके बारे में भी बताना है, स्प्रिंकलर के बारे में, फिर ड्रिप इरिगेशन के बारे में पूरा समझाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। इसका आंसर लिखें। कह रहा है वीट को अगर हम खरीफ की सीजन में उगा दें, ठीक है, वीट एक राबी क्रॉप है, अगर आप उसको खरीफ की सीजन में उगा दोगे तो क्या होगा। ठीक है, वीट को अगर आप खरीफ की सीजन में उगा दोगे तो क्या होगा। आंसर लिखें क्वेश्चन 7 का। तो वीट, आंसर, वीट इज अ राबी क्रॉप दैट इज, इट इज ग्रोन इन विंटर सीजन। ठीक है, वीट इज अ राबी क्रॉप दैट इज, इट इज ग्रोन इन विंटर सीजन, फुल स्टॉप। इफ इट इज सोन इन द खरीफ सीजन, ठीक है, अगर इसको खरीफ सीजन में उगाएंगे, कॉमा, इट विल गेट मोर वाटर विच इज हार्मफुल टू द क्रॉप। ठीक है, विंटर में उगता है ये, मतलब विंटर में इसलिए उगाया जाता है क्योंकि इसको पानी इतना ज्यादा नहीं चाहिए, वीट को ज्यादा, गेहूं को ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है उगने के लिए। पर अगर आप इसको रेनी सीजन में उगा दोगे तो रेनी सीजन में तो ऑटोमेटिक पानी आसमान से मिलता है क्रॉप्स को, तो उस टाइम उसको इतना ज्यादा पानी मिलेगा तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वीट क्रॉप विल नेवर बी हेल्दी नॉर इट विल प्रोवाइड अ गुड यील्ड। ठीक है, फिर से देखें, वीट इज अ राबी क्रॉप दैट इज, इट इज ग्रोन इन विंटर सीजन, if it is sown in the kharif season, comma, it will get more water which is harmful to the crop. ठीक है, which is harmful to the crop. अच्छा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। ठीक है, अगर आप एक फील्ड पे घड़ी घड़ी पौधे उगा रहे हो, घड़ी घड़ी पौधे उगा रहे हो, तो उससे जो सॉइल को क्या असर पड़ेगा। ठीक है, सॉइल, ये भी अलग क्वेश्चन है, ये मैंने कहीं नहीं लिखाया है कि सॉइल में अगर आप घड़ी घड़ी प्लांटेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली सॉइल के जो सारे न्यूट्रिएंट्स है वो चले जाने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखें फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, कॉमा फर्टिलाइजर्स आर एडेड रेगुलरली टू अ फील्ड। ठीक है, फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, कॉमा फर्टिलाइजर्स आर एडेड रेगुलरली टू अ फील्ड। ठीक है, जब अगर आपको ग्रोथ अच्छी, ऑब्वियसली कॉमन एक बात है कि अगर आपको अच्छे से पौधे उगाने, आप घड़ी घड़ी फर्टिलाइजर डालोगे, मैंने बताया था जो एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर वो भी एक स्टेप है। ठीक है, अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना है वो करना ही पड़ेगा, तो मतलब जितनी बारी उगाओगे उतनी बारी क्या डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर। ठीक है, आगे फर्टिलाइजर्स यूज on a large scale, fertilizers used on a large scale may change the nature of the soil। ठीक है, अगर आप फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज करोगे तो सॉइल का जो नेचर है वो बदल जाएगा, मतलब मिट्टी का जो अच्छा, मतलब मिट्टी का जो गीलापन है या जो मिट्टी की नमी है वो सब चली जाएगी, चेंज हो जाएगा उसका नेचर, जो मतलब सॉइल की क्वालिटी थी वो चली जाएगी। मैं चेंज द नेचर ऑफ द सॉइल, फुल स्टॉप, द सॉइल विल गेट लेस फर्टाइल। ठीक है, फिर मिट्टी में उपजाऊपना ही नहीं होगा, आप उगाओगे उगेगा ही नहीं। ठीक है, कई बार ऐसे होता है, आप कहते हैं कि हमने सब डाला, सब अच्छा किया, फिर भी पौधा होगा नहीं, तो फिर सॉइल में ही फॉल्ट होता है कि भाई मिट्टी, द सॉइल, आंसर क्या लास्ट में क्या लिखोगे, सॉइल में गेट लेस फर्टाइल। ठीक है, तो सॉइल मतलब कम उपजाऊ हो जाती है अगर आप इतना ज्यादा उगाते हो, क्योंकि उतना फर्टिलाइजर केमिकल है, वो मिट्टी को खराब ही करेगा इतना ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा गैप देके उगाना चाहिए या दूसरा पौधा उगा लेना चाहिए, ऐसा भी है। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कवर नहीं किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका What are weeds? How can we control them? ठीक है, weeds क्या है और आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, ये भी था। ठीक है, weeds क्या है, तो weeds की डेफिनेशन लिख दो और उसके कंट्रोल में टिलिंग, मैन्युअल रिमूवल, केमिकल मैथड, जो सब थे वो लिखेंगे। ठीक है, फिर अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन, अगर आपको शुगर गन्ने शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन, अगर आपको गन्ना उगाना है, गन्ने का क्रॉप उगाना है, तो नीचे इन्होंने 7 स्टेप्स दिए हुए हैं, इन 7 स्टेप्स को सीधा करके लिखना है। ठीक है, तो कोई भी क्रॉप उगाना हो यही स्टेप्स करते हैं, 7 स्टेप्स जो आपने पढ़े थे वही। ठीक है, तो पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मैं बता रही क्वेश्चन 10 का आंसर, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो जो 5 नंबर है वो आपका फर्स्ट स्टेप है, 5 बॉक्स है वो आपका फर्स्ट बॉक्स होना चाहिए आंसर में। उसके बाद क्या होगा, प्लोइंग द फील्ड। ठीक है, जो आपका 6th बॉक्स है वो आपका सेकंड नंबर होगा, प्लोइंग द फील्ड। तीसरा है आपका सोइंग, जो आपका 4th बॉक्स है, सोइंग। थर्ड वन इज सोइंग। फोर्थ है मैन्योरिंग। ठीक है, मैन्योर, आपको मैन्योर डालना है, तो मैन्योरिंग आपका 7th बॉक्स है। ठीक है, इसके बाद इरिगेशन, इरिगेशन है आपका 2nd बॉक्स। इसके बाद है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग है आपका 3rd बॉक्स। और उसके बाद सेंडिंग क्रॉप्स टू द शुगर फैक्ट्री। ठीक है, क्रॉप्स को शुगर की फैक्ट्री में भेजना। ठीक है, वो लास्ट स्टेप होगा, फर्स्ट मतलब हार्वेस्टिंग कटने के बाद तो फिर आप भेजोगे ना शुगर की फैक्ट्री में, क्योंकि शुगर बनाने में काम आता है। ठीक है, तो कैसे स्टेप्स फिर से देख लो, पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उस बॉक्स को 1 नंबर दे दो, फिर प्लोइंग द फील्ड वाले बॉक्स को 2nd नंबर, सोइंग को 3rd नंबर, मैन्योरिंग को 4th नंबर, इरिगेशन को 5th नंबर देंगे। ठीक है,
इसके बाद 6 नंबर हार्वेस्टिंग और 7 सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर केन फैक्ट्री, द शुगर फैक्ट्री सॉरी। क्वेश्चन 11 देखें। क्वेश्चन 11 कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। ठीक है, पजल है डाउन और अक्रॉस। ठीक है, डाउन क्या होता है, इस तरह से, डाउन इस तरह से होता है, ये डाउन हुआ, और अक्रॉस कैसे होता है, अक्रॉस होता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन 11 में कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज डाउन। फर्स्ट नंबर प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, क्रॉप्स को पानी डालना। ठीक है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, फर्स्ट वो डाउन में लिखेंगे। प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन लिखेंगे, फर्स्ट वाला है। ठीक है, यहाँ 1 लिखा होगा, आपके बॉक्स में 1 लिखा हुआ है साइड में। ठीक है, ऐसा 1 लिखा हुआ है और इन्होंने आई दिया है। ठीक है, तो इरिगेशन। ठीक है, इसके बाद डाउन ही देख लेते हैं, पहले सारे डाउन देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। ठीक है, कीपिंग बहुत लंबे समय तक ग्रेन्स को रखना और अच्छे से रखना, उसे क्या कहते हैं, स्टोरेज। ठीक है, तो आपका जो सेकंड वाला डाउन है वो है स्टोरेज। ठीक है, सेकंड वाला डाउन इसके साइड में बना हुआ है स्टोरेज, एस लिखा हुआ है। सेकंड, पहला वर्ड दे देते हैं, आपको आइडिया है। ठीक है, सेकंड स्टोरेज। ठीक है, फिफ्थ डाउन है, 1, 2 और 5 डाउन है। 5 डाउन में लिखा है सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, एक जैसे प्लांट बहुत ज्यादा उगाते हैं उसे क्रॉप कहते हैं, CROP। फिफ्थ में क्रॉप, नीचे आएगा C लिखा हुआ है। ठीक है, CROP क्रॉप। ठीक है, इसके बाद में अक्रॉस वाले लिखेंगे आप, अक्रॉस। ठीक है, ये डाउन वाले हैं इरिगेशन, स्टोरेज और क्रॉप। यहाँ 5 नंबर क्रॉप है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या है, क्रॉप। ये एक्चुअली 1 मार्क में ब्लैंक्स में भी यूजफुल है, मतलब। इसके बाद देखें साइड अक्रॉस वाले में अक्रॉस में 3rd नंबर है अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। ठीक है, 3rd नंबर में कौन सी मशीन, अगर क्रॉप उग गया है तो कौन सी मशीन यूज करोगे, तो 3rd नंबर देखो H से चालू हो रहा है। ठीक है, तो हार्वेस्टर, क्या लिखोगे, हार्वेस्टर। अक्रॉस वाला में 3rd नंबर में हार्वेस्टर। ठीक है, हार्वेस्टर। अच्छा, इसके बाद राबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सिस। ठीक है, राबी क्रॉप का नाम लिखो जो पल्सिस में भी आता है। 4th नंबर है वो, 4th नंबर इन्होंने G से स्टार्ट किया, तो कौन सा है राबी का एग्जाम्पल, G से ग्राम। ठीक है, पल्स भी होता है, ग्राम मतलब वो हरी दाल होती है बिना पोथड़े वाली, उसे शायद ग्राम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ग्राम के बाद है अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, 6th नंबर है अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द शेफ। ठीक है, छिलके को ग्रेन से अलग करने का प्रोसेस उसे कहते हैं विनोइंग। ठीक है, वो मशीन्स यूज की जाती है विनोइंग, जिससे छिलके और गेहूं अलग हो जाता है, ग्रेन और छिलका अलग, विनोइंग। ठीक है, कौन सा नंबर है ये, विनोइंग। विनोइंग है आपका 6th नंबर। ठीक है, 6th नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो एनसीईआरटी है, मतलब पूरी हमने एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट की एक्सरसाइज, और वो आपको अच्छे से लिखनी भी है। बच्चों, अभी हम करते हैं गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन है 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आप लिखें गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है,
मैं आपसे 5 क्वेश्चन करूंगी जो आपको लिखने भी हैं, आंसर मैं लास्ट में बोलूंगी। जब आप लिख रहे हैं तब आप मन में सोचना क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं डिक्टेट ही कर रही हूँ, आप बड़े बच्चे हैं, मुझे लिखना नहीं चाहिए। मैं 6th वाले बच्चों के लिए लिखती हूँ, आप बड़े हो यार, 8th में हो। मैं डिक्टेट करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट, नाइट्रोजन deficient soil can be made nitrogen rich by applying this farming practice, ठीक है। फर्स्ट वाले में मैंने क्या लिखाया है, नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल कैन बी मेड नाइट्रोजन रिच बाय अप्लाइंग दिस फार्मिंग प्रैक्टिस। इस फार्मिंग प्रैक्टिस से आप नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल, जिस सॉइल में नाइट्रोजन कम है उसमें नाइट्रोजन बढ़ा सकते हो। आप कौन सी फार्मिंग मतलब कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या कौन से स्टेप करोगे कि वैसा होगा। डैश कर दो आंसर के लिए, डैश, ठीक है। आ रहा है तो लिख लो, ठीक है। मैं लास्ट में आंसर डिस्कस करूंगी, आ रहा है तो लिख लो। सेकेंड, केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर killing pest, chemicals that are used for killing pest, ठीक है। आपको सारा लिखना है, आंसर सूझता है तो लिखो क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ा है तुमने। थर्ड नंबर देखो, the process by which seeds are scattered in the field by hand, ठीक है। हाथों से सीड्स को फैलाने वाला प्रोसेस कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कॉमा राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कॉमा राइजोबियम कॉमा lives in the root nodules of these plants, ठीक है। और क्या है क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम lives in the root nodules of these plants. Fifth number, rearing of fish on a large scale, rearing of fish on a large scale, ठीक है। rearing of fish on a large scale, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर्स लिखने हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या लिखा आपने, फर्स्ट वाला, नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल कैन बी मेड नाइट्रोजन रिच बाय अप्लाइंग द फार्मिंग प्रैक्टिस। कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिस करोगे कि नाइट्रोजन कम होगा और नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, क्रॉप रोटेशन। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, एक ही मिट्टी में अलग अलग क्रॉप उगाना। भाई इस बार तुमने एक क्रॉप उगाया, दूसरी बार दूसरा क्रॉप उगाया, तो फिर क्या होगा भाई, जैसे अभी तुमने क्रॉप उगाया, उसको नाइट्रोजन बहुत चाहिए था, उसने मिट्टी का सारा नाइट्रोजन ले लिया। नेक्स्ट बार तुम और कोई और क्रॉप मतलब उगा रहे हो जिसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर मिट्टी वापस वो नाइट्रोजन वापस बना लेगी, क्योंकि आपको पता है भाई एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट ही है 78%। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होती है राइजोबियम, वो रूट नोड्यूल्स में पाई जाती है, वो फिक्स कर लेती है, मतलब वो नाइट्रोजन को पकड़ लेती है और मिट्टी में
डाल देती है, ठीक है। तो राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वाला, केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर किलिंग पेस्ट, पेस्ट को मारने वाले केमिकल, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। पेस्टिसाइड्स है, पेस्ट मतलब पेस्ट, साइड का मतलब किल करना होता है, ठीक है, पेस्टिसाइड, ठीक है। सुइसाइड नहीं होता है, सुइसाइड, ठीक है। साइड वर्ड पीछे आता है ना, किल, किल समझो, जैसे वीडीसाइड, वीट को किल करना, CIDES ऐसा शब्द हो ना, समझ जाने का, किल। अच्छा, इसके बाद थर्ड, द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड इन द फील्ड बाय हैंड, ठीक है। हाथ से जब आप सीड्स फेंकते हो उसे क्या कहा जाता है, उसे हैंड सोइंग कहा जाता है, पर उसके लिए परफेक्ट वर्ड है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपके टेक्स्ट में नहीं है, पर अगर आप इसको परफेक्टली, अगर इस शब्द को आप ढूंढो तो ब्रॉडकास्टिंग, जब आप सीड्स को फैलाते हो, ठीक है, हाथ से, मशीन से, किसी से भी सीड्स को फैलाना, उसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये नई चीज है आपके लिए, थर्ड नंबर में ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ दीज प्लांट्स, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मतलब जो राइजोबियम जो फिक्स करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो किन प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स, किन प्लांट्स के रूट्स में रहती है, कहाँ पाई जाती है, तो ये वाली आपकी पाई जाती है लेग्यूम्स में। कहाँ पाई जाती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स या लेग्यूम्स, जो भी लिखो, लेग्यूम्स या लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिफ्थ, रेयरिंग ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल, फिश को जब आप कमाई के लिए बहुत ज्यादा रेयर मतलब पालते हो फिश को बहुत बड़े स्केल पे, जैसे आप एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर आप प्लांट्स उगाते हो उसे बेचने के लिए, जो फार्मर करता है वो एग्रीकल्चर करता है, ठीक है। तो उसी तरह से फिश को बहुत ज्यादा लंबे पैमाने पे मतलब ज्यादा रेयर करते हो, क्यों, तो मतलब करते हो वो तो कमाने के लिए, पर उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर। अच्छा, आप कहोगे ये कैसा नाम है पिस्सीकल्चर, तो देखो पाइसिस, पाइसिस सुना है, पाइसिस राशि, राशि मीन राशि होती है, उसे पाइसिस कहते हैं, और उस राशि की निशानी फिश होती है। राशि नहीं देखते हैं भाई, तुला राशि, सिंह राशि, ऐसी राशियां देखते हो ना, जो लोग राशिफल में मानते हैं, तो उसमें जो ये पाइसिस राशि आती है, पाइसिस मतलब फिश होता है, ठीक है। तो ये पिस्सीकल्चर उसी से ही है, पिस्सी मतलब पाइसिस, फिश कल्चर मतलब फिश को पैदा करने की टेक्निक, पिस्सीकल्चर, ठीक है। ऐसे ही सेरिकल्चर भी होता है, सेरिकल्चर शायद बीज को पैदा करने की टेक्निक, बीज को रेयर करने की टेक्निक को सेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। आपके उसमें नहीं है, अच्छा सेरिकल्चर, हाँ वॉर्म होता है कि बीज होता है, ठीक है, शायद सिल्क वॉर्म आपको आया है शायद ये चीज, ठीक है, छोटे स्टैंडर्ड्स में। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन इसी में लिखें, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन लिखे, सिक्स्थ, इसमें सिक्स्थ वाला ऐड करो, द रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ चिकन्स एंड hen on a large scale, the rearing and breeding of chickens and hen on a large scale, ठीक है। जब आप चिकन की मतलब चिकन की पैदावार बढ़ाते हो, चिकन और hen की पैदावार बढ़ाते हो, उसे क्या कहते हैं, उसको पोल्ट्री फार्मिंग, क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री, ये तो सुना भी होगा आपने नाम है, ठीक है। चिकन और hen को उनको पालने की टेक्निक, उनका एग और उनका मीट बेचने के लिए
उस टेक्निक को पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री रिलेटेड टू चिकन, फार्मिंग मतलब उनकी खेती नहीं भाई, उनको रेयर करना, ठीक है, उनको उनकी पैदावार बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। These are unwanted plants that grow alongside crop. These are unwanted crops that grow these are unwanted plants that grow alongside crops. तो कौन है ये? Weeds, ठीक है, weeds है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हमने ये जो 1 वर्ड किए, ये 7 थे, ये किसी भी देखो MCQ की तरह या कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने मोस्टली सारा चैप्टर आज कवर किया, हमने ब्रीफ में भी सारा किया, ठीक है। आज आपको NCERT जो मैंने लिखवाई और लास्ट में एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन, और उससे पहले भी एक डेफिनेशन चालू की थी, वो 2 डेफिनेशन कम्प्लीटली NCERT एक्सरसाइज जो हमने ट्यूशन नोटबुक में की थी वैसे आंसर्स लिखने, ठीक है। कहीं से भी मेरे को आप प्लीज स्कूल का तो काम मेरे को मत फॉरवर्ड करना, मैं सच कह रही हूँ, पता लगेगा ना तो छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। आप खुद लिख के भेजना, ठीक है। तो आज फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग केमिस्ट्री, ठीक है। हमारा बायोलॉजी का 1 चैप्टर इज ओवर, वी विल बी डूइंग केमिस्ट्री इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो सारा मेरे को व्हाट्सअप करिएगा, NCERT एक्सरसाइज, 2 डेफिनेशन, ये 1 वर्ड्स आर, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। स्कूल का कुछ भी हो, एटलीस्ट हमारा अच्छे से होना चाहिए। कभी भी स्कूल खुले तो आपको चिंता नहीं, आप ये नोट्स आप खोल के देख लें, ठीक है। अभी आप प्रिपेयर भी करते जाना, ठीक है। जैसे जैसे करते हो प्रिपेयरिंग करते जाओ तो अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। चलें, थैंक यू।